डेट है आज 2 जनवरी 2025 एंड अब हम करने वाले हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का चैप्टर। सबसे पहले इसमें है आर्टिकल 1, शेड्यूल 1, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें हम पढ़ेंगे। वेरियस कमीशंस एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज। टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1956 कौन कौन से स्टेट्स थे, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज थे वो पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये करेंगे। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो क्रिएट हुए आफ्टर 1956। फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज, पार्लियामेंट कब लॉ बना सकता है यूनियन टेरिटरीज के रिस्पेक्ट में एंड कैसे बनता है। इसके बाद एडवाइजरी कमिटीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 1 to 4, ये हम करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 मेंशंस इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 मेंशन करता है इंडिया को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसमें भारत वर्ड भी मेंशनड है एंड फेडरेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका क्या रीजन है, क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स है? बिकॉज यहाँ पे देखो द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर 2 रीजंस। क्या 2 रीजंस हैं? पहला, इंडियन फेडरेशन नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन एंड सेकंड रीजन है द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब इंडिया का जो फेडरेशन है इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, जबकि अमेरिका में एग्रीमेंट है स्टेट्स के बीच में। एंड सेकंड, इंडिया के केस में स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, वो हट नहीं सकता है फेडरेशन से, जबकि अमेरिका में दे हैव द राइट टू सेसीड। तो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है जबकि स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल हैं, जबकि यूएसए में इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। तो मतलब वहां पे यूनियन भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। एंड वहां पे अमेरिका में अगर उनके गवर्नमेंट को स्टेट्स का नाम चेंज करना है, बॉर्डर्स चेंज करना है, ऑल्टर करना है कुछ भी चीज, तो स्टेट्स का कंसेंट लगेगा, जबकि इंडिया के केस में स्टेट्स का कंसेंट नहीं लगता है। अगर न्यू स्टेट्स बनाना है या बाउंड्रीज ऑल्टर करने हैं या फिर उनके नेम बदलने हैं तो कोई भी कंसेंट नहीं लगता है, पार्लियामेंट चाहे तो बदल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे शेड्यूल 1, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। शेड्यूल 1 में नेम ऑफ द स्टेट्स है एंड उनके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। एंड जो टेरिटरी ऑफ स्टेट है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर डेट। तो इसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में 3 चीजें आती हैं: स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, अच्छा, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके बाद समझना एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। तो स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी कर सकता है, स्टेट्स भी कर सकता है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज विच में बी एक्वायर्ड एट अ फ्यूचर डेट, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। फिर वैसे कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जो अभी स्टेट्स बन चुके हैं? हिमाचल यूनियन टेरिटरीज थे बट अब स्टेट्स बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा, ये वैसे अभी स्टेट्स हैं बट पहले यूनियन टेरिटरीज थे। अच्छा, अब यूनियन टेरिटरीज का नीड क्या है? पहला है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से हम लोग यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं। कभी कभी स्पेशल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल की वजह से भी बनाते हैं, क्यों ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट करना है या बैकवर्ड पीपल को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं। अभी वैसे कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है? तो 2 ही यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, वन इज दिल्ली, सेकंड इज जम्मू एंड कश्मीर। बट जम्मू एंड कश्मीर का कॉमन हाई कोर्ट है फॉर जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी एज वेल एज लद्दाख का यूनियन टेरिटरी, तो इनका जम्मू एंड कश्मीर का कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, तो दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर में अपना हाई कोर्ट भी है। इसके बाद ये हमने देखा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में कि फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड ओवर द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इनके 2 रीजंस थे, because Indian Federation not as a result of an agreement among the states, and second, the states have no right to secede. इसके बाद अगर
सीड करना है, अगर अपने टेरिटरी को सीड करना है, मतलब अपने टेरिटरी को सीड कर देना है किसी फॉरेन टेरिटरी को, फॉरेन स्टेट को, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तभी किसी भी टेरिटरी को हम सीड कर सकते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, जैसे कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो कि जिसमें कि इंडिया ने कुछ टेरिटरी को बांग्लादेश को सीड किया था। लेकिन 1969 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, किसी दो स्टेट्स में बाउंड्री डिस्प्यूट है या दो कंट्रीज में बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि काला पानी रीजन है, वो डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो उसमें अगर कुछ भी सेटलमेंट करना है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगेगा। इट कैन बी डन बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ एन इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। अच्छा, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा वाइडर एक्सप्रेशन है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर टर्म, एंड सेकंड, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड एट अ फ्यूचर डेट, सभी आ जाएंगे। जबकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज एंड फ्यूचर टेरिटरीज नहीं आते हैं। इसके बाद वैसे कौन कौन से कमीशंस हैं जो कि स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हैं? तीन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। वन इज धर कमीशन, सेकंड इज जेवीपी कमिटी, एंड थर्ड इज फजल अली कमीशन। धर कमीशन 1948 दिसंबर में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि स्टेट्स को हमेशा रीऑर्गेनाइज करना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के हिसाब से। जेवीपी कमिटी ने बोला कि इन्होंने भी यही बोला कि लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। जेवीपी का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सीतारामैया। तो इसमें तीन मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सीतारामैया। इन्होंने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट व्हिच वाज आंध्रा स्टेट, जिसमें कि मद्रास स्टेट से सेपरेट कर दिया गया तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को, एंड आंध्रा स्टेट बना दिया गया 1953 अक्टूबर में। इसके बाद आया फजल अली कमीशन, जो कि 1953 दिसंबर में ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इन्होंने 1955 सितंबर में अपना रिपोर्ट को सबमिट किया, एंड इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट उन्होंने बोला कि हाँ, लैंग्वेज हो सकता है एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन है ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज उन्हें आप हटा दो। तो जो क्लास ए बी सी डी ऐसे करके जो था, उन्होंने बोला कि इसे हटा दो। तो इनके रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू ये जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन है इसका एबॉलिश कर दिया गया, एंड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। तो 14 स्टेट्स कौन कौन से बनाए गए? तो देखो, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट साइड अगर देखें तो असम है, बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट साइड एंड ईस्ट साइड। तो असम हो गया नॉर्थ ईस्ट में एक ही है, एंड ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। वेस्ट में देखें तो वेस्ट में राजस्थान है, नॉर्थ में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ये दो हो गए। साउथ में आंध्र प्रदेश एंड मैसूर, केरला एंड मद्रास, ये हो गया साउथ के। और वेस्ट में बॉम्बे बॉम्बे एक स्टेट है, एंड राजस्थान दूसरा स्टेट है। तो ये 14 स्टेट्स बन गए। ठीक है, फिर कंपैरिजन बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूटीज, क्या डिफरेंस है बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूटीज? तो स्टेट का रिलेशनशिप जो है सेंटर के साथ फेडरल है, दैट इज पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जबकि यूनियन टेरिटरी का रिलेशनशिप स्टेट्स के साथ सेंटर के साथ यूनिटरी है, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन टेरिटरी का वो सेंटर ही करता है। फिर स्टेट्स का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है विद द सेंटर, जबकि यूनियन टेरिटरी का कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूरा कंट्रोल है सेंटर के ही कंट्रोल में आता है यूनियन टेरिटरी। फिर स्टेट्स के पास अपना ऑटोनॉमी है, जबकि यूनियन टेरिटरीज के पास कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है। फिर यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, स्टेट्स
के केस में यूनिफॉर्मिटी है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, जबकि यूनियन टेरिटरी में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। इसके बाद गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, जबकि यूनियन टेरिटरीज के केस में एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी या चीफ कमिश्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है। फिर स्टेट्स के केस में पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू स्टेट्स एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही पार्लियामेंट लॉज, स्टेट लॉज पे, स्टेट लिस्ट में जो भी लॉज हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बना सकता है, जबकि यूनियन टेरिटरीज के केस में किसी भी लिस्ट में है, चाहे स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, किसी भी लिस्ट में है वो, तो पार्लियामेंट बना सकता है उस पर लॉ। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुए आफ्टर 1956 ये नहीं पढ़ेंगे, लास्ट दो पढ़ लेंगे। 2014 में तेलंगाना बना, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड इससे पहले 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बना था। ठीक है, इसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें क्या हुआ कि जो पहले टिल 2019 इनके पास स्पेशल स्टेटस था बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370, एंड इस आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया, एंड जो स्पेशल स्टेटस था इनका छीन लिया गया जम्मू एंड कश्मीर का। एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को बायफर्केट कर दिया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। वन इज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसमें कि लेजिस्लेचर होगा विद लेजिस्लेचर, एंड सेकंड इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है अंडर आर्टिकल 239 टू 241 इन पार्ट 8, एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये एजेंट होता है प्रेसिडेंट, नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। अभी किसी किसी यूनियन टेरिटरीज में एलजी हैं, किसी स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटर, किसी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड यूनियन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं। तो एलजी कौन कौन से स्टेट्स में है? वन इज दिल्ली, सेकंड इज पुडुचेरी, थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, फोर्थ इज अंडमान एंड निकोबार। तो एलजी किस में है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार। तो इन 5 यूनियन टेरिटरीज में एलजी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड फिफ्थ इज अंडमान एंड निकोबार। ये 5 यूनियन टेरिटरीज में एलजी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बाकी 3 यूटीज में है, दैट इज लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड थर्ड इज चंडीगढ़। इन 3 यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी कौन कौन से वैसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें कि अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एंड हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर? पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेपरेट प्रोविजंस नहीं है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, अभी देखो दिल्ली के केस में स्टेट अपना लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो भी है एंड कंकरेंट लिस्ट में है तो उन पे लॉ स्टेट बना सकता है, एक्सेप्ट 3 केसेस में। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड पे नहीं बना सकता स्टेट। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड सेंटर के पास है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस सेंटर के पास है, बाकी स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में जो भी है उस पर लॉ स्टेट बना सकता है। जबकि पुडुचेरी में स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में कुछ भी है तो उस पर बना सकता है पुडुचेरी का गवर्नमेंट। अच्छा, अब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 2 यूनियन टेरिटरीज थे, इनको मर्ज कर दिया गया था 2019 में ही, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 के थ्रू। इसके बाद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज। तो देखो, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट्स एंड एस्टेब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। The President can make regulations for the peace, progress and good governance for Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकता है फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, एंड इट हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो स्ट्रेंथ होता है लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज फिक्स्ड एट 70 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज फिक्स्ड एट 10%। तो इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, एंड जो इनका स्ट्रेंथ होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 70 से ज़्यादा नहीं होगा। इनके इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएंगे, ऐसा आर्टिकल 324 में लिखा है।
And when a situation arises in which the administration of the territory cannot be carried on in accordance with the above provision, the president can suspend the above provisions and make the necessary incidental or consequential provisions for administering the territory resembling Article 356. तो अगर कभी एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है किसी टेरिटरी का, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो यूनियन टेरिटरी के प्रोविजंस हैं उनको सस्पेंड कर सकता है, एंड जो भी आर्टिकल 356 से रिलेटेड जो प्रोविजन है उस प्रोविजंस को बना सकता है. And LG is empowered to promulgate ordinances approved by the assembly within 6 weeks from its reassembly. इसके बाद, in the case of difference of opinion between the LG and its ministers, the LG refers the matter to the president for decisions and acts accordingly. अगर कभी difference of opinion हो गया between the LG and the ministers, the LG refers the matter to the president. तो उस केस में LG साहब president को मैटर को रेफर कर देंगे. 7th Constitutional Amendment Act 1956. Creation of zonal councils in India to advise on matters of common interest. 7th Constitutional Amendment Act 1956 के थ्रू zonal councils का भी क्रिएशन हो गया इंडिया में on matters of common interest. अच्छा, इसके बाद एडवाइजरी कमिटीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज के कौन कौन से एडवाइजरी कमिटी हैं? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 ये एडवाइजरी कमिटीज बने हैं. The Ministry of Home Affairs is the nodal ministry for all matters of Union Territory relating to the legislation, finance and budget. तो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनका जो नोडल मिनिस्ट्री होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है. ऑल द 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, Chandigarh, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep and Ladakh have the forum of Home Ministers Advisory Committee or Administrative Advisory Committee. Home Minister Advisory Committee is chaired by the Union Home Minister and Administrative Advisory Committee is chaired by the Administrator of Union Territory. तो जितने भी 5 यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें कि लेजिस्लेचर नहीं है उनके पास होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी है. Home Ministry Advisory Committee is chaired by the Union Home Minister and Administrative Advisory Committee is chaired by the Administrator of UT. And Ministry of Home Affairs is the nodal ministry of all the matters of Union Territories. याद रखना. इसके बाद Constitutional Provisions. Article 1 डील करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से. Article 2 डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो उससे रिलेटेड है Article 2. Article 1 name and territory of the union. Article 2 admission or establishment of new states. Article 2A repeal हो चुका है सिक्किम to be associated with the union. Article 3 है formation of new states, alteration of areas, boundaries और names of existing states. तो existing states के रिगार्डिंग अगर कुछ भी है तो वो Article 3 में आएगा, जबकि बिल्कुल ही न्यू स्टेट्स अगर बन रहा है, न्यू स्टेट्स को जो स्टेट इंडिया में नहीं था वो स्टेट इंडिया में अगर आ रहा है तो उसके लिए Article 2 है. Article 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. आर्टिकल 2 एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जबकि आर्टिकल 3 है कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उनका नेम बदल रहा है या बाउंड्रीज उनके चेंज हो रहे हैं या ऑल्टर हो रहे हैं या उसी से कोई न्यू स्टेट्स बन रहे हैं, तो वो आर्टिकल 3 में कवर्ड है. इन द केस ऑफ स्टेट्स बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. Before recommending the bill, the President has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within the specified period. The President of Parliament is not bound by the views. तो देखो, अगर कभी भी नेम्स बदलना है, नेम, बाउंड्री या एरिया ऑल्टर करना है या न्यू स्टेट्स फॉर्म करना है एग्जिस्टिंग स्टेट से, तो उस केस में सबसे पहले ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तभी हो सकता है जब पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा, एंड प्रेसिडेंट तभी रिकमेंड करेगा इस बिल को जब उसने इस बिल को रेफर किया है टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज. तो पहले उनके व्यूज लेने के लिए स्टेट को ये बिल को रेफर करेगा, फिर उनका व्यूज आए या नहीं आए कोई मतलब नहीं है, एक बार रेफर कर दिया इसने उसके बाद वो रिकमेंड कर सकता है बिल को टू द पार्लियामेंट. अब बिल को रिकमेंड कर लिया टू द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट इसको चाहे तो पास कर सकता है. तो द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ भी बोला हो, हाँ ना कुछ भी बोला हो, ये बिल पास हो सकता है. अच्छा, यूनियन टेरिटरीज के केस में क्या है? यूनियन टेरिटरीज में नो रेफरेंस नीड्स टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर टू
ascertain its views and the parliament can itself take any action as it deems fit. तो कोई भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं लगेगा इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और ना ही प्रेसिडेंट को रेफर करना है इस बिल को टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट चाहे तो सीधा सीधा एक्शन ले सकता है यूनियन टेरिटरीज के केस में, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉज हैं जो बनते हैं आर्टिकल 2 एंड 3 के अंडर, that are not to be considered as amendments of the constitution under article 368, तो कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 2 एंड 3 के हिसाब से अगर बन रहा है तो that is not considered as amendment, ऐसा कहता है आर्टिकल 4। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है अब। थैंक यू।